हिवड़ीर तार छेड़ना बाल म्हारा है, तारा गिण गिण पागल होई बाल म्हारा। थाने साजना मोतियाम पिरोलूं, थारी बाताने मारे पलकों पे सजालूं मारे हिबड़ेर तार छेड़ना बाल म्हारा है, तारा गिण गिण पागल होई बाल म्हारा। तो ये चेहरा और ये आवाज़ किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आप फिर भी मैं अपने दर्शकों को औपचारिक रूप से मुझे बताना ही होगा। तो हमारे साथ आज पत्रिका टीवी पे खास मुलाकात हम करने जा रहे हैं रिनी चंद्रा के साथ। रिनी का बहुत जल्दी राजस्थानी भाषा में एक एल्बम आने वाला है, तो खास मुलाकात करेंगे रिनी से। रिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप कनाडा में थी, बतौर शेफ़ आप काम कर रहे थे। शेफ़ से म्यूज़िक इंडस्ट्री कैसे? No, actually chef was only like a backup plan because Canada में बहुत मान्यता है इसकी। It's a A grade job. So my father wanted me to be a chef, but I always wanted to be a singer. और सारेगामापा में मैं थी और वो मेरा बचपन का सपना था। So that happened. Like अब जो कुछ शिद्दत से जितना चाहो वो मिल जाता है, तो मेरे साथ सारेगामापा का ऐसे ही हुआ था। तो शेफ़, जैसे आप बतौर शेफ़ काम कर रहे थे, फिर आप इंडिया कब आए और किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया सारेगामापा? एक्चुअली जैसे मैंने बताया, मेरा बचपन का सपना था, लेकिन मैं अलग अलग कंट्रीज़ में पली बड़ी हूँ। मेरे फादर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करते हैं। सो मैंने पहले साल, जो एक साल पहले और ट्राई किया था, मैंने पापा को बताया था, उन्होंने मना कर दिया था। सो मैंने नेक्स्ट जो मेरा सीज़न था उसमें मैंने बताया ही नहीं, एक दिन पहले बताया था जब मैं इंडिया जा रही थी। सो दैट्स हाउ क्या क्वेश्चन था? सो आई वाज कॉल्ड बसंती इन दैट बिकॉज मैं भूल जाती थी बोलते बोलते। सो या क्या क्वेश्चन था आपका? ये पूछ रही थी कि कनाडा से इंडिया आप किस तरह से आए और किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया? हाँ, मतलब इट वाज अ वेरी ट्रिकी वन बिकॉज मेरी मम्मी सपोर्ट करती थी मुझे इस चीज़ के लिए। शी बिलीव्ड इन मी एक्चुअली, एंड पापा को डर था बिकॉज सो मच ऑफ कंपटीशन एंड ऐसा होगा कि नहीं। और कनाडा छोड़ के आना, अपना स्कूल बीच में, कॉलेज हम स्कूल बोलते हैं कॉलेज को भी वहाँ पे, सो वो छोड़ के आना था मुझे। और वो एग्ज़ाम मैंने फिर बाद में दिया था। तो दिस वाज अ वेरी ट्रिकी बिजनेस, बट जो मैंने बोला, जिससे शिद्दत से मैंने चाहा था तो वो हो गया। आई हैड टू लैंड इन सारेगामापा एंड आई डिड। अच्छा, आपने जैसे बताया कि पापा नाराज़ थे, पापा नहीं चाहते थे, एक बार आपने एक सीज़न छोड़ भी दिया था। पापा बहुत ही, मतलब पापा खुश होते हैं पर बताते नहीं। सो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो ही वॉज वेरी प्राउड, लाइक, बट देन ही वुडंट टेल मी, क्योंकि यू नो पापा ने कभी इतना सपोर्ट नहीं किया था इस चीज़ के लिए, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, तो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट वाला ये करियर था, बट उस समय इतना वो ऑप्शंस भी नहीं थे सिंगर्स के लिए इंडिपेंडेंटली। सो दैट इज़ वाई मे बी, बट या पापा, आई थिंक ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग नाउ। फाइनल में थे आप सारेगामापा पे जी, तो जो जजेस वगैरह थे उनके कमेंट्स भी आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिले। कैसा ओवरऑल एक सफ़र जो आपका था वो कैसा रहा था? एक्चुअली ऑनेस्टली मैं अभी ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं, गाने वाले तो लोग बहुत मिल जाते हैं सारेगामापा के लिए, बट उन्होंने मुझे अब मुझे समझ में आया है काफ़ी टाइम पहले कि शायद मैं सिर्फ टीआरपी के लिए लिया था उन्होंने, बिकॉज एक तो मैं कनाडा से थी, मैं बोलती बहुत थी, आई वॉज लाइव बसंती, सो दे केप्ट डूइंग डिफरेंट थिंग्स विद मी फॉर टीआरपी स्टंट्स होते हैं, जो मेरी अभी रणबीर कपूर से शादी कराई थी एंड सलमान खान आए थे, तो उनसे एक एक्सक्लूसिव चिट चैट सेशंस रखा था। एंड मेरा ऑडिशन भी बहुत फ़नी था, क्योंकि मैंने जज को बोल दिया था कि आप बीच में मत बोलो, मैं गा रही हूँ अभी। सो ऑल दैट वाज, थैंक गॉड आई एम अ लिटिल क्यूट, सो वो बच गई मैं। अच्छा, आपको लाइव बसंती भी कहा जाता है, ये नाम आपका किस तरह से और कैसे पड़ा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये ऑडिशन के दिन ही हुआ था। वो दे केप्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस, लाइक मेरा एक आंसर कंप्लीट नहीं होता था कि दूसरा क्वेश्चन वो जंप कर देते थे, तो मुझे फिर एक्चुअली ऐसे बीच बीच में बोलना पड़ रहा था। सो फिर विशाल सर ने, विशाल दादलानी जी ने बोला कि हमने एक्चुअली रियली में बसंती कभी नहीं देखी है, तो दैट्स हाउ मेरा नाम बसंती पड़ा। तो आपको लगता है कि इस तरह के जो रियलिटी शोज़ हैं उनसे कुछ फ़ायदा होता है वाकई में? डेफिनेटली होता है। एक मतलब इतने सारे करोड़ों लोगों में आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उसका फ़ायदा आप कैसे बाद में लेते हैं वो, क्योंकि नोबडी इज़ गोना डू दैट फॉर अस। वो एक शो बना रहे हैं टीवी के लिए,
सो ऑब्वियसली वो अपने कुछ एलिमेंट्स जो उनको टीआरपी बेस्ड चाहिए वो करेंगे, बट उसके बाद आप कैसे अपने आप को ग्रूम करते हैं और कैसे आप अपनी तैयारी पूरी रखते हैं सिंगिंग में। नॉट ओनली बॉलीवुड, आजकल इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बहुत चल रहा है और मेरा ज़्यादातर इंडिपेंडेंट की तरफ ही है, म्यूज़िक की तरफ ही रुझान। एंड लाइक आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी बॉलीवुड और म्यूज़िक डायरेक्टर और एनी फिल्म्स की मुझे वो ब्रेक मिले। सो सारेगामापा वॉज माई ब्रेक थ्रू। आई थिंक आई गॉट दिस प्लेटफॉर्म एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आपसे अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचा पाऊँ, जो मेरा सपना था। और उसके बाद हमने लाइव इवेंट्स बहुत किए, और लाइव इवेंट्स का भी बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, देयर आर सो मेनी सिंगर्स, लेकिन उसमें भी आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। यू हैव टू कीप योर सॉन्ग्स अपडेटेड, साथ साथ कुछ अपना सिंगल्स एल्बम्स वगैरह निकालना चाहिए। तो या दिस इज़ हाउ आई लैंडेड इन राजस्थान ऑल्सो एंड विद ट्रूपर रिकॉर्ड्स। एंड अब हम बहुत सारे गाने कर रहे हैं राजस्थानी। जैसा आपने बोला कि सारेगामापा में आपको ऐसा लगता था कि आपको टीआरपी के लिए लिया गया, और फिर आप ये भी बोल रहे कि ग्रूम, खुद को ग्रूम हम कैसे कर सकते हैं, आपने खुद को किस तरह से ग्रूम किया इस इंडस्ट्री में? यस क्योंकि आप अगर मेरा ऑडिशन जिन्होंने देखा होगा उनको ये पता होगा कि ये तो बिल्कुल ही मतलब जैसे कि ओह माय गॉड सपना पूरा हो गया, यहाँ आके खड़े हो जाओ, जो मर्जी करो। ऑनेस्टली मेरी लक था या क्या था कि मेरा नेचर की वजह से, बिहेवियर, कैरेक्टर उनको चाहिए था एक ऐसा, तो नेचुरली वो मुझ में मिल गया। बट मैंने उसका उस समय ज़्यादा फ़ायदा नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं पता था, नेचुरली मेरे साथ चीज़ें हो रही थी। बट आफ्टर व्हेन आई एक्चुअली इट्स टू मच ऑफ एक्चुअली इन माई लाइफ, बट जब मैंने सारेगामापा के बाद रियल लाइफ देखा और देखी कि मतलब यहाँ पे कितने सारे पहले से जो रियलिटी शोज़ में सिंगर हैं वो कितना मतलब एकदम तैयार हैं और लाइव शोज़ को हिट करने के लिए रेडी हैं, तो हम क्या करें। बिकॉज मेरे को तो पहले खड़े होके गाना आता था और अब मैं खड़े होके गा ही नहीं सकती हूँ, मतलब आई हैव टू मिंगल विद द ऑडियंस। एंड ये एक तो तैयारी लाइव इवेंट्स की मैंने बहुत की, ऊपर से आपको कभी भी अपना रियाज़ नहीं छोड़ना है, बिकॉज जंक लग जाता है चीज़ों को, तो हमारे आवाज़ को भी रस लग सकता है। तो उसके लिए आपको अपना रियाज़ करते रहना पड़ेगा, भले ही अपॉर्चुनिटी कहीं मिले या ना मिले। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं खोना है जब तक हो सके, बिकॉज इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिमोरलाइज़ करेंगे। एंड मुंबई खासकर ऐसी जगह है जहाँ पर सब अपना अपना घर छोड़ के आते हैं और अब पूरी लाइफ को दाव पर रखते हैं, और वो जगह ही कुछ मैजिकल है, जादू नगरी बोलते हैं उसको, जादू की नगरी, बिकॉज सब कुछ ना कुछ करने की ठान के आते हैं। सो और मुंबई की खास बात ये है कि सबके लिए कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे, बट यू हैव टू कीप योर गेम ऑन, आपको अपना तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। उत्तराखंड की आप रहने वाली हैं, बांग्लादेश में आप पैदा हुई, कनाडा में आप रहे, बहुत सारी कंट्रीज़ आपने घूमा है सब, तो इंडिया में आके आपने क्यों सोचा कि मुझे इंडिया में ही आके सेटल होना है या यहीं पे रहना है, ये चीज़ कब आई आपके? ऑनेस्टली मेरे पापा जब हम लोग की पोस्टिंग होती थी तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती थी, तो भी मैं मम्मी को यही बोलती थी, लाइक अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में भी थे हम, तो कनाडा इज़ अ वेरी गुड कंट्री, एवरीवन वांट्स टू मूव टू कनाडा, बट मैं बोलती थी कि जाना तो मुझे मुंबई है, जाना तो मुझे मुंबई है। सो एक होता है ना कि आपको पता होता है आपके साथ क्या होने वाला है, वो एक प्लान होता है पहले से भगवान का कि आप पर्पस क्या है आपका आने का दुनिया में। तो मुझे पता था कि एक तो सारेगामापा से मेरा कोई पिछला जन्म का कनेक्शन है, वो था, तो वो हुआ, एंड बस ऐसे ही यही है। अच्छा, भोजपुरी में आप गाती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस, पंजाबी है, बांग्ला लैंग्वेज में भी आप गा रहे हैं और भोजपुरी में तो आप गा ही रहे हैं। तो जो आपका फर्स्ट ब्रेक था वो आपको कौन सी लैंग्वेज में मिला था? ब्रेक एज इन लाइक आई थिंक फॉर व्हाट आई हैव टू से इज़ मैंने पहले भोजपुरी भी गाया, फिर मैंने काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड किया है। मैंने सबसे पहले गाना पंजाबी में रिलीज़ किया था, उसका नाम था डोरेमोन, तो वो मेरा ब्रेक थ्रू नहीं था, मतलब एक ब्रेक नहीं था। सबसे बड़ा जो मुझे बेनिफिट हुआ ऑडियंस वाइज, जो ऑर्गेनिक ऑडियंस होती है और जिन्होंने एक्चुअली रिकॉग्नाइज़ किया, वो सच बता रही हूँ वो राजस्थानी था और हरिया बाग गाने से मिला। तो हमारे दर्शकों को 2 लाइन सुनाएंगे उस गाने के प्लीज़? या बिल्कुल, बहुत ही स्वीट गाना है और इसकी लाइन्स महला माई सूती छी मैं सुपड़ो थारो आग्यो जी, सुपने में थारो चांद सुमुखड़ो मनड़े मारे भाग्यो जी, थारे सागे महला में पायल छनकाती चालू सा, मारे महला नीचे सा झरोखा नीचे सा, लगा दो हरिया बाग
मारे मैलानी जैसा झरोखानी जैसा लगा दो हरिया बाग। इतनी प्यारी सी, इतनी अच्छी सी आपकी आवाज़ है, तो कहीं से म्यूज़िक संगीत सीखा आपने, शिक्षा वगैरह कुछ ली? गुरु कौन है आपके, उनके बारे में? हाँ जी, मेरे गुरुजी हैं श्री देवेंद्र हुंडल जी, और वो बिल्कुल मेरी लाइफ में एक एंजल की तरह आए हैं। और ऑनेस्टली बताऊँ अपने बारे में कि मेरी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हुई हैं जो जो अचानक हुई हैं और मेरे लिए फ़ायदेमंद हुई हैं, वो सब अचानक ही हुई हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ आई हरियाबाग, ये भी, और फिर रह गई राजस्थान में और भी प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। ये भी हनी ट्रूपर, जो ट्रूपर रिकॉर्ड्स के ओनर है, उनकी वजह से ही हुआ है। एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेंटर्स जो जिन्हें मैं कह सकती हूँ। एंड मेरे गुरुजी भी मुझे ऐसे ही मिले थे। लाइक आई पार्टिसिपेटेड इन अ रेड एफएम कॉम्पिटिशन कनाडा में, और वहाँ पर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि उनसे सीख लो आप, क्योंकि मैं कभी सीख नहीं पाती थी पापा की जॉब की वजह से। सो मैंने कहा ठीक है सीख लूँगी, ऐसे ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। बट देन लकीली कोई कस्टमर आया, मैं जहाँ काम करती थी एज अ शेफ़, दैट पर्सन टोल्ड मी कि अरे वो हमारे गुरुजी हैं, आप तो वही है ना रेड एफएम में जिन्होंने गाया था, वो आपको सिखाना चाहते हैं। हम लाइक व्हाट। सो जो मेंट टू बी होता है ना, जो होना होता है वो हो ही जाता है। सो दिस इज हाउ आई फाउंड हिम। तो कितना घंटा आप देते हैं अभी रियाज़ वगैरह भी आपको, क्योंकि वो तो एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है आपकी इंडस्ट्री से जो थोड़ा? हाँ, हर दिन आपको एटलीस्ट 1 घंटा तो रियाज़ करना पड़ता है, तो मैं 1 घंटा टाइम निकाल लेती हूँ। कभी कभी बिज़ी स्केड्यूल की वजह से आधा घंटा, या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शो के पहले हम लाइक, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत होती है, 5 मिनट 10 मिनट पहले से शुरू हो जाते हैं। आजकल फ़ोन में ही तानपुरा होता है तो बहुत ईजी है, सो हम वहीं पर रियाज़ कर देते हैं। अच्छा, डोरेमोन के बाद के जो आपके जो प्रोजेक्ट आए थे उनके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। डोरेमोन के बाद मैंने एक बहुत ही स्वीट सा हिंदी गाना किया था, ओ हम नवा। एंड उसके बाद फिर डायरेक्टली, बिकॉज मैंने कवर्स बनाए थे, बेला चाओ एक मनी हाइस्ट बहुत फेमस हुआ था, लॉकडाउन की बात है। सो उसके बाद डायरेक्टली हरियाबाग ही हुआ, और उसके बाद ऑल राजस्थानी सॉन्ग्स। आप एक्टिंग भी करती हैं? हाँ जी, एक्चुअली मैंने जब मैं लाइव शोज़ करती थी तो मुझे ऑडिशंस के लिए बुलाते थे, क्योंकि हमारे जी के ही शायद कुछ लोगों ने मेरी फ़ोटोज़ दे दी थी, तो वो ऑडिशंस आते थे। फिर मैंने सीरियल्स किए हैं, 2-3 सीरियल्स किए हैं, और दैट वाज ऑलवेज सेकेंडरी। सिंगिंग मेरा प्राइमरी था फोकस। बट या आई हैव डन यम है हम सब टीवी पे, एंड एक माइथोलॉजिकल, 2 माइथोलॉजिकल शोज़ किए हैं, सिंहासन बत्तीसी एंड एक विघ्नहर्ता गणेश है। अच्छा, ये जब आप कर रहे थे, एक्टिंग जब आप कर रहे थे इन पे, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आपको लगा कि ज़रूरत पड़ी? आप सिंगिंग तो कर ही रही है, परफॉर्मेंस आप लाइव करते ही हैं, तो कुछ उसके लिए खास तैयारी आपको करनी पड़ी थी? एक्चुअली उसमें वो बहुत ही मेहनत का काम होता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इवन सिंगिंग रिकॉर्डिंग इज़ वेरी हेक्टिक, क्योंकि एक क्यूबिकल में आपको खड़े होकर बिना पंखे के, वेंटिलेशन के गाना होता है। बट जो एक्टिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत का, आपको पूरा रेडी होकर वेट करना है रात तक का कि हमारा सीन कब आ रहा है, फिर एडिट में कहाँ कितना सीन आया कितना नहीं। सो इट्स वेरी, मुझे एक्सप्रेशंस एंड ऑल में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हाँ, काफ़ी चीज़ें सीखी कि ऑफ द शोल्डर और ये सब, मतलब एंगल्स एंड ऑल, ये काफ़ी सीखना पड़ता है उसमें। आप बहुत खूबसूरत तो हैं। मैं ये जानना चाह रही थी, अगर बॉलीवुड में आपको अगर कोई मूवी ऑफ़र होती है, हिंदी मूवी या भोजपुरी की भी हम बात करें, तो फिर आप करेंगे आगे काम एज ए एक्ट्रेस? मुझे ऑनेस्टली बोलूँ तो भोजपुरी में भी अपॉर्चुनिटी मिली है, साउथ में भी मिली हुई है, बट आई वाज नेवर दैट कंफर्टेबल ऑन लाइक दैट। बट सीरियल्स के लिए हाँ मैं ओके थी। एंड देखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन, बिकॉज पहले की बात और थी, मैं बच्ची थी एंड आई वाज नॉट श्योर। बट अभी अगर कुछ अच्छा कुछ मिला तो, क्योंकि मेरे आसपास सब लोग ऐसे हैं, मेंटर्स ऐसे हैं कि वो मतलब दे कैन गाइड मी बेटर। सो आई थिंक येस, टुडे इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी एनीवेयर एज एन एक्ट्रेस, मैं ज़रूर उसको ट्राई करना चाहूँगी। अच्छा, जब लाइव आप जाते हैं तो उससे पहले किस तरह की खास तैयारी आपको करनी पड़ती है? क्योंकि हर तरह के दर्शक जो है आपको सुनने वाले हैं, वो आपको सुनना चाहेंगे, तो किस तरह से क्या करती हैं आप? दर्शकों का मूड देखती है वहाँ, उसके हिसाब से करती हैं, किस तरह से रहता है आपका? हाँ, एक्चुअली एक तो बैंक गानों का मेरे दिमाग में ही भरा हुआ है। सो आई नो एंड माई म्यूजिशियंस ऑल्सो नो कि ये कैसे परफॉर्म करती है। सो जब भी हम फर्स्ट गाना स्टार्ट करते हैं, पहले तो हमें ब्रीफिंग मिलता है कैसा ऑडियंस है और किस चीज़ का शो है। सो वो पहले गाने से मैं ऑडियंस को पकड़ लेती हूँ कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। सो उसी हिसाब से हम गाने को आगे ले जाते हैं, शो को आगे ले जाते हैं। एंड ऑडियंस इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी।
सो मैं हमेशा आई कांटेक्ट रखती हूँ, ग्लासेस नहीं पहनती हूँ, चश्मा बहुत कम, बिकॉज काफ़ी लोग कूल लगने के लिए करते हैं विच दे लुक कूल ऑल्सो, बट मेरा ये है कि मुझे ऑडियंस की आंखों में देखना अच्छा लगता है एंड आई लाइक टू मेक अ कनेक्शन देयर। कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसा शो आपका हुआ हो जो आपको याद रहा हो? या कई बार होता है ना, दर्शक कई ऐसे भी होते हैं सुनने वाले की कई बार हमारे शो बिगड़ने की पॉसिबिलिटीज़ भी हो जाती है, इस तरह का ऐसी तो दोनों मेमोरीज है, एक बिगड़ने वाली भी है, एक अच्छी वाली भी है अच्छी वाली मतलब मैं डर गई थी उसमें, तो आई वाज डूइंग ए नवरात्रि इवेंट एंड बहुत ही मतलब ज़्यादा क्राउड आ गया था आसपास एंड उसमें ये हुआ था कि मैं बहुत जोश में गा रही हूँ और सब नाच रहे हैं, मैं ऑडियंस के बीच में ही थी कि सडनली मुझे किसी ने किस कर लिया गाल पे और मैं गाते गाते डर गई ना, लाइक फिर मैंने देखा एक स्वीट सी लड़की थी, आंटी थी और शी वाज लाइक वेरी हैप्पी टू सी मी। उन्होंने मुझे, जब मैंने उन्हें देखा मैंने कहा ओह माय गॉड, बिकॉज मैं पहले डर गई, फिर उन्होंने मुझे सीधा पकड़ लिया एंड मुझे किस कर लिया, बट दैट्स नॉट अलाउड ऑल्सो क्योंकि बाउंसर्स थे, बट देन उन्होंने सोचा कि लेडी हैं तो कोई बात नहीं, बट दैट वॉज रियली फ़नी ऑल्सो, मुझे बहुत फ़नी लगा था ये चीज़ जो हुआ था। आने ख़राब वाला भी इंसिडेंट्स हो कभी कभी हो जाते हैं। सो ये जब मैं गा रही थी तो एक बॉटल उड़ के आई थी पता नहीं कहाँ से मेरे स्टेज पे एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, यहीं पे अजमेर की बात है शायद इट वाज अ कॉर्पोरेट इवेंट। सो या कुछ चीज़ें हो जाती हैं स्टेज पे, बट इट्स ऑल एन एक्सपीरियंस और मुझे तो सभी कुछ बहुत मज़ेदार लगता है। अब थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में मुझे बताइए, कौन कौन है आपकी फैमिली में, उन सब के बारे में थोड़ा सा। ओके, मम्मी पापा हैं, बड़ी बहन है और छोटी बहन है। जी, वो लोग क्या कर रहे हैं? इस इंडस्ट्री से कोई जुड़ा हुआ है, किसी कोई है जो म्यूज़िक में हो आपके घर से? नॉट एट ऑल। मेरे केस में मेरी मम्मी कहती हैं कि नहीं उनके एंसेस्टर्स म्यूज़िक में थे, मेरे पापा बोलते नहीं नहीं मेरे एंसेस्टर्स थे, तो उन दोनों में ही लड़ाई हो जाती है कि कौन किसकी वजह से मैं गाती हूँ। सो मेरी छोटी बहन थोड़ा थोड़ा गाती है मेरे साथ, कुछ इवेंट्स पे गई है, लेकिन वो मार्केटिंग में है, शी इज़ डूइंग अ जॉब। एंड मेरी बड़ी सिस्टर डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, वो यूएस में रहते हैं। मेरी मम्मी इज़ अ होम मेकर एंड फादर इज़ नाउ रिटायर्ड फ्रॉम IFS। खुद को मेंटेन किस तरह से करती है आप? बहुत ही खूबसूरत से, बड़ी प्यारी से है आप, कैसे ध्यान रखते हैं अपना? आई थिंक वो उसका राज ये है कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो बहुत स्वीट हैं और मुझे हमेशा मैं खुश रहती हूँ। एंड दूसरा है कि आई गो टू द जिम एवरी डे, ट्राई करती हूँ, बट मुझे खाना बहुत पसंद है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। एंड आई थिंक इट्स नेचुरल गॉड गिफ्ट। थैंक यू। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपका जानना चाहूँगी, आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई है? क्या आपने एजुकेशन ली है इसका कुछ? मैं कनाडा में ही, मैंने एक्चुअली बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में मैंने स्कूलिंग तो किया है। जब भी इंडिया में थी बीच बीच में तो मैं दिल्ली से किया, नाइजीरिया में रही हूँ, टर्की में ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती थी, जर्मनी मैं छोटी थी मतलब 2, 3, 4, 5 साल तक रही हूँ वहाँ पे। सो वहाँ भी गई थी स्कूल में एंड कुछ मिस तो नहीं हुआ। हाँ, कनाडा में मेरा मोस्टली 12th मैंने वहीं से किया था एंड उसके बाद मेरे पापा चाहते थे कि मैं शेफ़ बनूं बिकॉज़ वहाँ पे बहुत वैल्यूएबल माना जाता है इस कोर्स को। सो मैं नहीं चाहती थी शेफ़ बनना बट या आई लाइक कुकिंग ओकेजनली एंड फॉर मनी ऑल्सो आई कैन डू इट। सो अब मिस करती हूँ मैं उसको, बट ऑल्सो आफ्टर दैट आई डिड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड जब माइक्रो इकोनॉमिक्स एक कोर्स होता है उसमें, वो मेरा लास्ट, और वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो ज़्यादातर लोग मैंने सुना था उस वाले में फ़ेल हो जाते थे, तो मेरा वो एक ट्रिकी वाला टाइम तब आया था जब मेरा सारेगामापा का मेगा ऑडिशन, नहीं मेगा नहीं, जो एक्चुअल ऑडिशन है ना वो मुझे जाना पड़ा इंडिया। तो मैंने भगवान को चिट्ठी लिखी थी कि मैंने बोला ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो आई रोट अ लेटर एंड आई जस्ट पुट इट देयर। फिर मम्मी ने बोला जो फीलिंग आए वही करना। मैंने कहा ठीक है। अब फीलिंग का तो पता नहीं, बस सारेगामा में तो जाना ही था। तो मैंने चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा था कि मैं क्या करूँ, ऑप्शंस, मैं पढ़ाई पूरी करूँ या फिर मैं चली जाऊँ इंडिया। तो क्या हुआ कि मैं इंडिया चली गई, मैंने सोचा यही ठीक है मैं चली जाती हूँ। फिर आई वेंट टू इंडिया, ऑडिशन दिया, और कभी ऐसा नहीं होता कि 1 महीना मिलता है गैप, पर मेरे केस में ऐसा हुआ कि भगवान जी ने मुझे 1 पूरा महीना गैप दिया मेगा ऑडिशन से पहले। सो आई वेंट बैक टू कनाडा, मैंने वो पूरा खुद से पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी मिस हुआ था, एग्ज़ाम दिया एंड देन रिज़ल्ट भी नहीं देखा था कि मैं फिर इंडिया आ गई मेगा ऑडिशन के लिए, उसको भी मैंने पास कर लिया। फिर मैं सारेगामापा में चली गई फाइनलिस्ट। अब आप थोड़ा सा अपने जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? यस डेफिनेटली। हमारा हरिया बाग बहुत फेमस हुआ था एंड उसके बाद हमने उसका सीक्वल बनाया था कुर्जा।
कुर्जा 2, सॉरी हरियाबाग 2 बोला था उसको। सो अब हरियाबाग 3 आ रहा है, उसका नाम है बालमा। एंड उसके लिए लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और वो बस अभी रिलीज़ करने ही वाले हैं हम लोग। तो दैट इज़ लाइक आपने जानते होंगे कि हरियाबाग हमने एयरफोर्स के बेस पे बनाया था और उनकी फैमिलीज़ कैसे रहती हैं। तो उसका 3rd और लास्ट पार्ट है ये वाला, वो आ रहा है। और एक बहुत ही अच्छा फोक, प्लस हम लोग फोक के साथ जैसे कुर्जा में मिक्स किया था ओरिजिनल, वो कर रहे हैं। उसका नाम है पिया हो तो, वो भी बहुत ही सिनेमैटिक वे में बनाया है हमने। इनफैक्ट मैं तो आई वुड प्रेफर दैट हमारे जो प्रोड्यूसर हैं हनी ट्रूपर, जिन्होंने 100 मिक्स निकाला है, रिलीज़ किया है पोस्टर, तो वो अगर बता सकते हैं इसके बारे में खुद से। तो रिनी मुझे बताइए, हनी किसी के साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई? ये जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं साथ में मिल गई, ये आपको किस तरह से मिला? एक्चुअली मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी ढूंढ रही थी राजस्थान में अपना गाना हरियाबाग रिलीज़ करने के, उसका वीडियो शूट करने के लिए एंड रिलीज़ करने के लिए लेबल। तो ट्रूपर रिकॉर्ड के बारे में मुझे एक म्यूजिशियन ने बताया एंड उसी तरह हम हनी से मिले। एंड हनी इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रूपर रिकॉर्ड्स चैनल एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज हरियाला बन्ना। वो एक गाना आया था हरियाला बन्ना, राजस्थान में सबको पता होगा। सो ही वॉज द एक्टर ऑल्सो। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अच्छा लग रहा है इनका काम। तो बाद में पता चला कि एक्टर भी हैं। सो ना देन वी डिसाइडेड कि साथ में ही गाना करते हैं। चलिए हनी से भी बातचीत करते हैं। हनी, मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है, इससे पहले भी हम मिल चुके हैं। बिल्कुल, बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ जी, नमस्ते खमागणी। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब राजस्थानी आर्टिस्टों को, राजस्थानी गानों को आप इतना अच्छा सहयोग करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, पत्रिका से। थैंक यू सो मच। तो जस्ट हमने ये सोच के नहीं किया था कि हम बहुत बड़ा कुछ ऐसा करने जा रहे हैं या फिर ऐसे ख्वाब रखते हैं। हमने जस्ट शुरू किया था कि राजस्थानी म्यूज़िक को हम शुरू करते हैं, राजस्थानी म्यूज़िक वीडियोज़ करते हैं और कुछ आर्टिस्टों को हम इन करके काम शुरू करते हैं। तो वो जब पहला गाना हरियाला बना था, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा प्यार मिला, तो हमने उसको कंटिन्यू रखा आगे और बहुत सारे गाने बनाते गए और उसके बाद में आर्टिस्ट जुड़ते गए नए से नए। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करें लोग, मतलब उसका उपयोग करें और अच्छा टैलेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हम लोगों को दिखा पाएँ राजस्थान की संस्कृति है, फोक म्यूज़िक है या लेटेस्ट जो नए साउंड के साथ जो अपन नया काम कर सकें, ताकि अपना म्यूज़िक भी बढ़े, फोक भी बढ़े और आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म भी मिले। तो रिनी जी से ऐसी मुलाकात हुई थी, जस्ट उन्होंने बताया कि किसी मतलब वो ढूंढ रही थी कि मैं कैसे गाना कर सकती हूँ राजस्थान में। तो हमें पता भी नहीं था कि ये राजस्थान से नहीं है, कोई ऐसा वास्ता नहीं रखती। तो इंटरेस्टिंग था बहुत ज़्यादा कि कोई राजस्थान के संगीत से, मतलब उसके म्यूज़िक से इतना प्यार करता है, वहाँ के लैंग्वेज से, वहाँ के लोगों से। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और पहला गाना इनका बहुत हिट था हरियाबाग। और उसके बाद तो कारवां आगे बढ़ता गया और बहुत सारे गाने, 4-5 गाने आ चुके हैं और अभी आने वाले 10 गानों के बारे में उन्होंने बताया होगा कि कितने अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो वो अच्छी सिंगर हैं, अच्छी इंसान हैं, अच्छे एक्टर हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है काम करके और आगे आने वाले टाइम में मतलब हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करने वाले हैं इनके साथ। शूटिंग वगैरह सब कहाँ हुई है इनका, ये थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली में क्या सारे जो राजस्थान का जो इंडस्ट्री है ना, म्यूज़िक इंडस्ट्री, वो इतना ग्रो नहीं किया अभी। तो यहाँ प्रोड्यूसर्स नहीं है या फिर यहाँ के लोगों को इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, पता नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जहाँ रहते हैं, जैसे जयपुर लोकेशन है, तो जयपुर के आसपास हम सारा शूटिंग प्लान करते हैं। और जयपुर भी वेरी मतलब रिच है सब चीज़ों में, कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो हम सारा शूट प्लान जयपुर में ही करते हैं। और ऐसी मतलब हम गाने के हिसाब से प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं या वेन्यू सेलेक्ट करते हैं शूटिंग का, कि हमें डांस वेडिंग सॉन्ग बनाना है या फिर हेरिटेज प्रॉपर्टी चाहिए या फिर किस तरह का स्टोरी उसका जा रहा है जी। 2 साल जो थे वो तो कोविड के निकल गए, वो 2 साल आपको क्या लगा, किस तरह से रहा? इंडस्ट्री को कितना इफेक्ट किया? आप लोगों को एज ए आर्टिस्ट क्या नुकसान कुछ हुआ या किस तरह? हाँ जी, देखिए ये 2 साल मतलब सबके लिए मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा वो था कि जिसका काम बढ़ने वाला आने वाला था, मतलब वो फ्रंट में आने वाले थे, या फिर कोई किसी ने क्या प्लानिंग की थी कि 3 साल से प्लानिंग करके भाई इस साल मैं ऐसे करूँगा, या फिर आपको पता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिर जो भी आर्टिस्ट हैं वो 1 साल बाद की प्लानिंग 1 साल पहले शुरू कर देते हैं। तो बहुत लॉस हुआ लोगों को कि यार जो भी जितना भी वो इन्वेस्ट कर रखा था उन्होंने, जितना भी प्लानिंग कर रखी थी वो हो नहीं पाई। जैसे आर्टिस्ट किसके पीछे चलता है? पब्लिक के पीछे चलता है, लाइव शोज़ के पीछे चलता है, यानी उसका जो रोजी रोटी गुजारा है वो सब चीज़ें, मतलब ये शब्द हो सकता है कि किसी को लगे, लेकिन होता यही है कि आर्टिस्ट को पैसा मिलेगा तभी वो आगे काम कर पाएगा। तो ये 2 साल मतलब कुछ न कुछ अच्छे भी थे, बहुत बुरे तो थे ही, आपको पता है इन लोग।
अच्छा ये था कि घर में बैठ के आर्टिस्ट मतलब जो भी कलाकार था वो सोच पाया कि मुझे क्या करना चाहिए, वो इस डिजिटल दुनिया को यूज कर पाया, अपने टैलेंट को किसी नए तरीके से इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे ही वो उभारने की कोशिश की। आपने कैसे यूटिलाइज किया 2 साल? मैंने यूटिलाइज किया कि हमने वैसे देखो 2 साल वैसे काम ज़्यादा किया, पब्लिक के लिए बहुत काम किया और सारे आर्टिस्टों को जोड़ा हमने, और जितने भी राजस्थान के आर्टिस्ट हैं, लंगा मंगनियार या जितने भी फोक आर्टिस्ट हैं, उनके साथ हम उनसे मिले, उनके साथ कई समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की टीम बना के। पत्रिका भी हमारे साथ जुड़ा रहा उस मुहिम में। साथ में हमने किया कि हम किस तरह से ऑडियो प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, किस तरह से घर में बैठ के हम वीडियो बना सकते हैं, क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस चक्कर में हमारे पास म्यूज़िक वीडियोस और नए आइडियाज़ जनरेट हुए और उन पे हमने बाद में काम किया, तो अच्छे तरीके से हमने उसको यूटिलाइज भी किया। जी तो मुझ चाह रही थी इसी जो आपका गाना आने वाला है उसी की एक चंद लाइन हमारे दर्शकों को अगर आप सुनाए तो। तालरिया मगरिया रे मोरू बाइला रे रया, तालरिया मगरिया रे मोरू बाइला रे रया, आयो रे धोरा वालो देश बीरो बिण जारो रे, आयो रे धोरा वालो देश बीरो बिण जारो रे, बीरो बिण जारो रे मोरू ने लगे प्यारो रे, आयो रे धोरा वालो देश बीरो बिण जारो रे। बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी। और मैं चाहूँगी चलते चलते हमारे दर्शकों को आप दोनों की तरफ से जो भी मैसेज आप देना चाहें। पहले मैं आप जी बिल्कुल, मैं यही मैसेज दूंगा कि जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको करते रहिए और अपने खुद पे विश्वास कीजिए पहले, और खुद पे विश्वास करेंगे तो आपके टैलेंट पे विश्वास आपको होगा और वो ज़रूर एक दिन सबके सामने आप उसको रख पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप कर पाएंगे। तो काम करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए बस। जी रनिया, आप बताइए जो भी आप कहना चाहें। मैं ऑडियंस को सिर्फ इतना कहूँगी कि जस्ट स्टे पॉजिटिव, जितना हो सके आप लोग मेडिटेशन भी ट्राई करना और जस्ट स्टे इन द सेंटर, मतलब चिल रहो, खुश रहो। चिल तो नहीं रह सकते क्योंकि गर्मी बहुत है, बट फॉर दैट आप प्याज रख सकते हैं अपने पास। तो ये थी हमारे साथ बड़ी खूबसूरत ही प्यारी सी आवाज़ की मल्लिका रिनी चंद्रा, और हनी हमारे साथ थे जिनके जो बहुत जल्दी एल्बम रिलीज़ होने वाला है। राजस्थानी खास बात यह है कि इन्होंने राजस्थानी भाषा में अपने जो गाने हैं वो गाए हैं और इन्होंने एक्टिंग की है। तो फिलहाल पत्रिका टीवी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्ते।